ऐसे ही शो होता है ना, जब आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हो तो उस प्रोडक्ट का यूआरएल ऐसे शो होता है। जैसे दराज के अंदर अगर मैं जाऊँ ना, तो दराज के अंदर यूआरएल ऐसे शो होगा, daraz.com, हमारे केस में लोकल होस्ट 3000 स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट का नाम, और प्रोडक्ट का नाम जो है वहां पे डैश करके शो हो रहा होगा। जैसे ब्लैक शूज है ना, तो ब्लैक शूज इस तरह से शो हो रहा होगा। यहाँ जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दराज की अगर वेबसाइट होती तो दराज के अंदर हमारे पास क्या होगा, daraz.com/products। अब हो सकता है इन्होंने प्रोडक्ट्स की जगह कुछ और लगा, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम होता, लेकिन हम चले प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं, जैसे ब्लैक शू शू। ये हमारे पास प्रोडक्ट का नाम है, और ये हमारे पास क्या है, डायनेमिक राउट्स है। इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट अगर कोई खोलता तो उसके अंदर आपके पास यहाँ ब्लैक शू की जगह पे ब्लैक जैकेट। इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन है, प्रोडक्ट्स वाली चीज कॉमन है, क्योंकि हम ये रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं जो हमने प्रोडक्ट खोला हुआ है, जो हमने पेज खोला हुआ है। जैसे ब्लैक शू हमने खोला हुआ है, ब्लैक शू जो है वो प्रोडक्ट्स का हिस्सा है, तो इसलिए प्रोडक्ट्स के अंदर आ गया। अब ब्लैक शू हमारे पास डायनेमिक राउट्स है, जिसके अंदर ब्लैक शू हो सकता है, यहाँ पे ब्लैक जैकेट हो सकती है, वाइट शूज हो सकते हैं। इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट के नाम है वो हो जाए। हमारे केस में प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे केस में है बुक्स, और हमारा यूआरएल जो है वो daraz.com नहीं है, बल्कि क्या है, लोकल होस्ट 3000। यहां पे मैं प्रोडक्ट्स लिखूं या क्या लिखूं, बुक्स। और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक जैकेट की जगह पे हमारे बुक का नाम हम लिख सकते हैं, लेकिन बुक का नाम जो है ना उसमें स्पेसेस है। तो ऐसी क्या चीज है हमारे बुक्स के डेटा के अंदर जो यूनिक है, आईडी। तो हम बुक की आईडी लिख लेंगे। तो अगर मैं बुक 1 लिखूं तो बुक 1 का पेज खुल जाएगा, बुक 2 लिखूं तो बुक 2 का पेज खुल जाएगा। लेकिन हमने इन दोनों पेजेस के लिए कितनी फाइल्स बनाई हैं, दोनों पेजेस के लिए हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है page.tsx, और वो कौन से फोल्डर के अंदर है, वो एक बुक्स का हमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया आईडी, और उस आईडी वाले फोल्डर के अंदर ये page.tsx है। ये पेज एक ही बनाया। अच्छा, ये शुरू में बुक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा यूआरएल है उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स लिखा आए, इसलिए हमने यहाँ पे बुक्स लिखा है, फोल्डर के नाम में बुक्स लिखा है। या अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो हमारे फोल्डर के नाम में भी यहाँ पे फोल्डर के नाम में अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो हमारे यूआरएल में भी यहाँ पे प्रोडक्ट शो, बट यहाँ पे हम बुक्स शो करेंगे और यहाँ पे भी बुक्स शो करेंगे। तो हमने इस तरह से डायनेमिक राउट, डायनेमिक पेज बनाए ताकि हमारे पास हर बुक का डेटा शो होता है। अच्छा, सकीना को अभी तक इसलिए बिठा के रखा है क्योंकि उनका टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इतना छोटा सा टास्क थोड़ी दूंगा स्टूडेंट लीडर हो। दूसरा जो इनका टास्क है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये गलत करेंगी, कुछ गलती करेंगी उसमें, देखते हैं सही करती है या नहीं करती। अभी मसला ये है कि डायनेमिक पेजेस हमारे बन गए, लेकिन अगर मैं बुक 2 को भी शो कराऊं तो बुक 2 के अंदर भी हमारे पास क्या शो हो रहा है, बुक। अगर मैं बुक 3 में जाऊं तो बुक 3 में भी हमारे पास क्या शो हो रहा है, बुक। मैं चाह रहा हूं कि
बुक ना शो, बुक लिखा है लेकिन बुक के बाद, बुक के आगे ही उस बुक की आईडी भी लिखी है, बस आईडी, बस आईडी। ये बुक लिखा हुआ है, इसके आगे उस बुक की आईडी, बस। ये टास्क है, देखते हैं कर पाते हैं, ताकि हमें पता चल सके जो हम जिस पेज को हमने खोला हुआ है बुक के, वो कौन सी बुक का पेज है। आईडी 1 वाली बुक का पेज है, आईडी 2 वाली बुक का पेज है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। आराम से होगा। और ये पैरम्स क्या होते हैं? अभी डिस्कस करेंगे, इनका टास्क हो जाए। इसके अंदर आते हैं। टीम कहाँ है आपकी? टीम हेल्प करेगी। क्या मिसिंग है? क्या क्या गलती क्या है? फैचिंग करना। डेटा, डेटा फेच करना भी नहीं है मुझे, सिर्फ आईडी तो हमारे पास कहाँ से आ रही है? यूआरएल में है ना आईडी, यूआरएल से आ रही है, बस वो आईडी प्रिंट करानी है। क्या गलती है? गलती कोई नहीं पकड़ पा रहा वैसे। पैरम्स के आगे डॉट बुक लिख दे। अच्छा, बुक की इन्होंने कहा, ये टीम शायद ई वाले, एफ से कप्तान बैठे हुए, पीछे बैठे हुए, ये रहा भाई, क्या हो गया? अच्छा पैराम्स, अच्छा ये कह रहे हैं, इनकी सुन लेते हैं यार, बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है। इन्होंने कहा है कि बुक की जगह पे स्ट्रिंग कर दें, तो कर दें। स्ट्रिंग कर दिया। अब ये कह रहे हैं पैराम्स डॉट आईडी नहीं करो, यहाँ पे पैराम्स डॉट बुक करो, ठीक है ना? चलो अब, अच्छा कुछ तो हुआ है, एरर तो चला गया भाई, एरर तो चला गया, तो क्या हुआ? अब चलता है या नहीं वो तो देख ले। कहाँ है आईडी? बोले एरर तो चला गया, तो वो तो सारा मिटा देते तब भी चला जाता। तो क्या हुआ भाई? आईडी तो लिखा आ रहा है लेकिन प्रिंट नहीं हो रही आईडी। अच्छा जी, हम यहीं तक रखते हैं सकीना, हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो है मैं इनको ज़रा टाइप करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। नहीं आप वहाँ पे जाके देखें, मैं करा रहा हूँ ना। चले सही है, तो इन्होंने टास्क कर लिया, लेकिन एक चीज़ रह गई उसमें जी, छोटी सी गलती है। क्या हुआ? किसी और की टीम की आ गई बिल्ली। अच्छा सिंपल सी गलती है, छोटी सी गलती है, वो क्या है? बुक की जगह आईडी आएगा, लेकिन पैराम्स तो समझ आए। पहले ये देख लेते हैं कि जो इन्होंने बताया है कि भाई आईडी आएगा, ये चल रहा है नहीं चल रहा। आईडी के साथ क्या प्रिंट हो रहा है? जो बुक हमने खोली भी है, जैसे अगर मैं 4 वाली बुक खोलूं, 5 वाली बुक खोलूं, तो 5 वाली बुक की आईडी प्रिंट हो रही है। अब पैराम्स को जरा गौर से देखते हैं, पैराम्स है क्या और कैसे यूज करते हैं। हमने क्या करना है कि, अच्छा हमने क्या करना है
कि यहाँ पे डायनेमिक पेजेस तो हमने सक्सेसफुली बना दिया। अच्छा, इस पेज की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ। हमारे पास एक पेज है जहाँ पे हम सारी बुक्स का डेटा शो करा रहे हैं, और इस लिंक को भी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। इसको समझेंगे ना तो फिर वापस लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो H2 हमारे पास यहाँ सारी बुक्स का डेटा शो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इन सारी बुक्स के एक पेज बना रहे हैं, डायनेमिक पेज जिसे कहता है। टास्क ये है कि आईडी के साथ यहाँ पे क्या शो हो, हमारी बुक की आईडी। यहाँ पर आता है हमारी ये वाली एग्जांपल में हमने डायनेमिक राउट सक्सेसफुली बना दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि हर बुक के यूआरएल को जब भी हम एक्सेस करेंगे उस बुक का पेज खुल जाएगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ बुक का पेज नहीं खुल रहा था, बल्कि क्या हो रहा था, 404 का एरर आ रहा था। लेकिन एक टास्क यहाँ पे ये है कि भाई मैं चाह रहा हूँ जब भी हमारा ये पेज खुले, कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी पेज खुले, हमारे पेज के अंदर क्या चीज़ प्रिंट हो। यहाँ मैंने ब्राउज़र बनाया था, कहाँ ये हमारे ब्राउज़र में अच्छा लोकल होस्ट 3000 की जगह नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे /books/id जो भी आईडी। तो अगर मैंने बुक्स का पेज खोला हुआ है, और कौन सा पेज, उस बुक का पेज खोला है जिसकी आईडी 2 है, तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए, यहाँ प्रिंट होना चाहिए आईडी 2। अगर मैं अपने URL में लिखूं book/id3, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए id3। यहाँ मैं 4 लिखूं तो प्रिंट होना चाहिए 4, ऐसे। तो ये वाली चीज़ अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक हो सकती है। सिंपल सी टेक्निक है। आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, URL में मिल रही है। URL से अगर मैं आईडी किसी तरह से निकाल के ऐसे प्रिंट करा दूं H1 के अंदर, तो कोई मसला है? नो सर। कोई मसला नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो URL में आईडी लिखी हुई है 4, इसको निकाले कैसे। तो नेक्स्ट.js ने आपको इसका बहुत आसान तरीका दिया है। नेक्स्ट.js ने कहा है कि भाई हमने आपके लिए ये जो डायनेमिक पेजेस बनाए हैं, इसमें आपका कोई कमाल है? नेक्स्ट.js ने बना के दिए। नेक्स्ट.js ने कहा है कि भाई अगर आपने मुझसे बनवाने हैं ना आसानी से, तो फोल्डर का नाम रखो स्क्वायर ब्रैकेट में। नेक्स्ट.js हमारे पेजेस बनाए। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का हमने रखा है ना, इसके अंदर हमने इसका नाम क्या रखा है, आईडी। नाम क्या रखा है, आईडी। ये याद रखना, नाम मैटर करता है। कहाँ मैटर करता है वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर page.tsx की फाइल क्यों बनाई है, क्योंकि चाहे डायनामिक पेज हो हमारे पास, बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि फाइल का नाम page.tsx होना चाहिए। इसको डायनामिक करने के लिए इसका जो फोल्डर है उसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, ये डायनामिक हो जाएगा। तो डायनामिक करना मुश्किल नहीं है, डायनामिक क्या होता है वो समझना मुश्किल है ज़्यादा। करना तो बहुत आसान है, फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, उसके अंदर page.tsx बना दिया। अच्छा, page.tsx बनाने के बाद हमने पेज का सारा कोड लिख लिया, जिसके अंदर फिलहाल हमारे पास आईडी की हेडिंग शो हो रही है। तो डायनेमिक पेज बन गया, लेकिन हम चाह रहे हैं डायनेमिक पेज के अंदर पेज के साथ आईडी भी शो हो। तो कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे स्टूडेंट लीडर जो सकीना आई थी, उन्होंने भी ये काम करा था। ये जो पेज है ये
हमने देख लिया नेक्स्ट जेएस बनाना। नेक्स्ट जेएस जब इस पेज को बना रहा होता है तो उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज दे देगा डायनेमिक पेज के साथ, जिसको हम कहते हैं पैरम्स। पैरम्स वैसे तो हमें पता है प्रॉप्स आते हैं यहाँ पे, और प्रॉप्स के अंदर पैरम्स होते हैं, लेकिन हमने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रॉप्स के अंदर जो चीज़ें हैं ना उसको अगर हमने निकालना हो तो यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट लगाए, और जो भी चीज़ निकालनी है हमने पैरम्स निकालना है। पैरम्स क्या है वो अभी देखेंगे, पहले निकाल तो ले। पैरम्स के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, इसका नाम पैरम्स ही है, पैरम्स ही निकलेगा। अच्छा पैरम्स है क्या पता नहीं, एक काम करते हैं जो भी है इसको कंसोल करा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पैरम्स ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, डेटा टाइप का मसला है, बट वो हम जितना कम रखें उतना समझने में आसानी होगी। डेटा टाइप अभी लगा लेंगे, फिलहाल यहाँ पे डेटा टाइप मैं रख देता हूँ एनी। डेटा टाइप हम सही वाली लगाएंगे, फिलहाल एनी रखते हैं। अच्छा कंसोल पे मैंने प्रिंट कराया पैरम्स। अब देखते हैं हमारे पास कंसोल पे क्या चीज़ प्रिंट होती है। मैं आता हूँ अपने लोकल होस्ट पे, मैंने यहाँ पे यूआरएल पे लिखा /books/5, जो भी 5 वाली बुक है वो मुझे खोल दी। इस पेज पे चलते हैं, प्रिंट तो ज़ाहिर अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसोल में जो चीज़ है वो हम देख सकते हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल को यहाँ से मैंने खींच के खोला, अब देखते हैं पैरम्स के अंदर क्या आ रहा है। बहुत नीचे आना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट ये क्या आ रहा है, दोबारा चलाना। कुछ गलती कर दी मैंने, पैरम्स की जगह प्रॉप्स डाल दें, उससे क्या होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। ये कंसोल मेरे ख्याल में ये यहाँ से तो नहीं आ रहा। अच्छा एक काम ये करते हैं, पैरम्स को भी प्रिंट नहीं कराते। हमें पता है हर रिएक्ट के हर कंपोनेंट के अंदर एक चीज़ होती है प्रॉप्स, तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉप्स होंगे जो कि Next.js पास कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉप्स हम कंसोल करा के देखते हैं क्या आता है। कुछ मसला हो गया, ये जोएब तुम बहुत बोल रहे हो, बहुत। अच्छा क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। पैरम्स प्रॉमिस कर दिया इन लोगों ने, नेक्स्ट 15 के अंदर इन्होंने कुछ शायद छेड़खानी करी है, बट जो है तो हमारे पास यहाँ पहले जो होता था वो तरीका नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा हम क्या करते हैं, पैरम्स को ही प्रिंट कराएंगे, बट पैरम्स को प्रिंट कराने से पहले हम लिखेंगे console.log const await। पहले चला के देख लेते हैं चल भी रहा है नहीं चल रहा। console.log id पहले देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। हाँ चल तो रहा है, आईडी आ गई हमारे पास 5, क्योंकि हमने 5 वाला पेज खोला। अब ये काम मैंने किया क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई डायनेमिक जितने भी पेजेस होते हैं ना वो बनाता है Next.js। Next.js जब इन डायनेमिक पेजेस को बना रहा था तो Next.js ने इस डायनेमिक पेज के अंदर एक चीज़ हमें पास करी जिसको हम कहते हैं पैरम्स।
पैरम्स का क्या कॉन्सेप्ट है? पैरम्स बेसिकली आपके पास यूआरएल के अंदर जितने भी डायनेमिक राउट्स हैं उसको पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा यूआरएल ये है, ये हमारा यूआरएल लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट, एक सेकेंड, सही, लोकल होस्ट 3000/book/मन। इसमें से डायनेमिक पाथ कौन सा है, डायनेमिक पैराम कौन सा है? /1। बुक्स वाला नो सर। नहीं, 1 वाला पार्ट डायनेमिक है। तो इसका कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ ग्रीन। इसी तरह से यहाँ पर भी कौन सा वाला डायनेमिक है? 2 डायनेमिक है। इसी तरह यहाँ पर भी 3 जो है वो डायनेमिक है। तो नेक्स्ट जेएस क्या करता है? अच्छा, इसको हम कह रहे हैं पैराम। ये जो डायनेमिक आपके पास है ना, इसको हम कह रहे हैं पैराम। ये नेक्स्ट जेएस क्या करता है? आपके यूआरएल में से निकाल के आपको पैराम नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दे देता है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी इसलिए दे रहा है। क्यों पड़ेगी, कौन बता सकता है? डेटा फैच करने के लिए। फैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 नंबर पे जो बुक है उसका डेटा भी तो फैच करना होगा ना, तो इसलिए हमें ये आईडी चाहिए। तो ताकि हम एपीआई को कॉल करके 3 नंबर वाली जो बुक है उसका डेटा मंगवा सकें। तो ये जो चीज़ है 1 2 3 ये हमारे पास किसके अंदर आ रहा होता है? पैराम्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है पैराम्स के अंदर। अच्छा, पैराम्स के अंदर ऐसे आ रहा होता है पैराम्स 2 3 ऐसे आ रहा होगा 4 नो सर। नहीं, पैराम्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर आईडी होगी, और आईडी के अंदर अगर मैंने ये 3rd वाला पेज खोला हुआ है तो आईडी के अंदर आ जाएगा यहाँ पे नंबर 3। इसी तरह से अगर मैंने 2nd वाला पेज खोला हुआ है, 2nd वाला अगर मैंने पेज खोला हुआ है तो उसमें आ जाएगा आपके पास आईडी 2। आएगा सब पैराम्स के अंदर ही। और ये पैराम्स कौन दे रहा है? ये नेक्स्ट आपको दे रहा है। आपने कुछ सेट नहीं करना, आपने बस उस पैराम्स को निकालना है, उस पैराम्स में से आईडी आपने निकालनी है। तो इस डायग्राम को समझते हुए हम वापस अपने कोड की तरफ आते हैं। हमने कहा ये जो पैराम्स वाली चीज़ है ये नेक्स्ट हमें दे रहा है, और नेक्स्ट ने अभी रिसेंटली क्या किया है? पैराम्स के साथ एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि आपने अवेट लगाना होगा। अवेट के बगैर पैराम्स से जो आप चीज़ निकालना चाह रहे हो वो नहीं निकले, पहले निकल जाती है। अच्छा, फिर मैंने कहा अवेट पैराम्स के अंदर से मुझे क्या चीज़ निकालनी है? आईडी निकालनी है। तो मैंने इस आईडी को क्या कर लिया, क्या कहते हैं इसे? डी स्ट्रक्चर कर लिया, पैराम्स में से निकाल ली। तो हमारे पास आईडी जो भी थी हमारे पेज की, हमारी बुक की, वो हमने कंसोल पे प्रिंट करा। अब कंसोल पे प्रिंट कराने से अच्छा हम क्या करते हैं, इस आईडी को मैं कहाँ प्रिंट करा देता हूँ? यहाँ प्रिंट करा। तो जो भी हमारा पेज खोलेंगे हम, उसके साथ हमारी आईडी शो हो रही होगी। तो और से इस कोड को देखो, देखने में कोड बहुत छोटा सा, क्या लिखा है? 2-3 लाइनें तो लिखी है, बस समझने वाली चीज़ है सारी। जी दोबारा बोले। नेक्स्ट में 15 वर्जन है, बिल्कुल। मैं भी तो 15 चला रहा हूँ, आप 15 का बिल्कुल नया वाला करो। अभी शायद 15.3 कुछ चल रहा है। पैकेज.json में मैं जाता हूँ, 15.0.3 ये काफ़ी हद तक स्टेबल है।
कुछ आप इंस्टॉलेशन जब करते हो ना उसमें मसला आता है, बट उसका भी सोल्यूशन है। कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे करूँ npm इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल मुझे लूसाइड रिएक्ट करनी है, लूसाइड रिएक्ट एक लाइब्रेरी आइकन्स की, वो करनी है। तो उसके लिए मैंने उसके आगे लिख दिया माइनस माइनस फोर्स, तो वो फोर्सफुली उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये आखिर में बस आपने एडिशनल लगा देना कोई भी चीज़ इंस्टॉल करके। ये अभी रहेगा कुछ अरसे तक, बट वो सही कर देंगे इस चीज़ को। अच्छा, तो ये हमारे पास डायनेमिक पैराम्स का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हमने सीखा कि एक पेज को हम कैसे डायनेमिक बना सकते हैं। उसके लिए आपको फोल्डर का नाम मेक श्योर करना होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट से लिखें, पहला काम ये किया। दूसरी चीज़ हमने समझी कि पैराम्स क्या भला है। पैराम्स के बारे में हमने ये समझा कि नेक्स्ट ईयर जब पेज हमारा बना रहा होता है तो पैराम्स, अच्छा ये सिर्फ डायनेमिक पेजेस में होता है, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक है, नेक्स्ट ईयर से ये चीज़ समझ गया। तो नेक्स्ट ईयर ने क्या किया, पैराम्स आपको यहाँ पे पास किए। अब आपने क्या किया, पैराम्स को यहाँ से डीस्ट्रक्चर किया, निकाला प्रॉप्स के अंदर से, और पैराम्स के अंदर से फिर आपने आईडी निकाल ली। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे हमने आईडी ही क्यों लिखा है, कुछ और क्यों नहीं है इसका नाम। पैराम्स का नाम फिक्स है, पैराम्स का नाम पैराम्स ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इसका नाम आईडी क्यों रखा है। इससे पहले जब सकीना आई थी और यहाँ से भी इन्होंने बोला था बड़े कॉन्फिडेंटली कि हम नाम रख देते हैं बुक, तो बुक वाली चीज क्यों नहीं चल रही थी, क्या हुआ, तो बोलो ना। क्योंकि हमारा जो फोल्डर है उसका नाम, वही 4-5 लोग बैठे हुए बहुत है, सही बात है। अच्छा, तो हमने जो फोल्डर का नाम रखा है वो क्या रखा है, आईडी। आईडी। तो पैराम्स के अंदर क्या चीज रिसीव होगी, आईडी ही रिसीव होगी, उसके अलावा कुछ और नहीं। इसका नाम कुछ और रखोगे, नाम में स्पेसेस नहीं लगाना, नाम में स्पेसेस तो भूल ही जाओ, नाम में स्पेसेस कभी नहीं लगाना प्रोग्रामिंग की दुनिया में। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, नेम नाम रख दें इसका, नेम, तो यहाँ पे भी फिर आपको नेम ही रखना होगा। अच्छा, तो अभी भी यहाँ पे एक मसला है जिसको मैंने एनी करके सॉल्व कर दिया। डेटा आपके पास आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, अब इसकी टाइप क्या रखनी है, ये असल सवाल है। ऑब्जेक्ट। पहले जो टाइप लिखने का तरीका था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इंटरफेस, पहले हम इसकी टाइप बना लेते हैं, पैराम्स की जो भी टाइप है ना वो बना लेते हैं। इंटरफेस हमें पता है भाई, हमारे पास आ रहा है पैराम्स, और पैराम्स के अंदर आ रहा है हमारे पास आईडी। आईडी हमेशा, आईडी हो या नेम हो या कुछ भी हो, हमेशा स्ट्रिंग में ही है, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस का नाम नहीं रखा, इंटरफेस का नाम मैं रख देता हूँ पैराम्स। पैराम्स नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। पैराम्स के अंदर हमारे पास, हमें पता है भाई क्या आ रही है, आईडी आ रही है, और आईडी हमेशा स्ट्रिंग में होगी। तो एनी की जगह मैं क्या रख दूंगा, टाइप पैराम्स, क्या ये चल जाएगा, रख के देखते हैं। तो चल गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो पैराम्स की टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी जो हमने टाइप बनाई है वो क्या बनाई है, हमने बनाई है
कि हमारे पास पैरम्स हैं, उसके अंदर आईडी आ रही है जो कि स्ट्रिंग है। फिलहाल हमारे पास एक ही पैरम है आईडी, बस। मल्टीपल भी होता है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स जब आप राउटिंग करते हो ना उसमें होता है। हमारे केस में नॉर्मली आपके पास यही होगी जी। आईडी नंबर नहीं दे सकते। इंटरफेस के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, देखें हम टाइप किसकी डिफाइन कर रहे हैं, पैरम्स की नहीं कर रहे। पैरम्स जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है हम उसकी डेटा टाइप असाइन कर रहे हैं। डी स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन हम जो टाइप असाइन कर रहे हैं ना वो उस डी स्ट्रक्चर नहीं हुई हुई चीज को कर रहे हैं। तो जो हम टाइप असाइन कर रहे हैं वो कर्ली ब्रैकेट को कर रहे हैं। अगर मुझे पैरम्स को टाइप असाइन करनी होती तो मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर करता। अच्छा, पहले इतना तो समझ लो, बुक का नेम भी हो जाएगा। तो ये वाले स्टेप्स तो बहुत बड़े आसान थे। कोडिंग से पता चल रहा है कि मैंने कोडिंग बहुत कम लिखी है, बस असल चीज़ें समझने वाली चीज़ें, सब चीज़ें समझने वाली। सर आईडी को स्ट्रिंग क्यों दिया? अच्छा, एक सवाल ये आया कि आईडी तो हमारे पास नंबर में होती है, हमने स्ट्रिंग में क्यों रखी है, और क्या हम इसे नंबर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ का जवाब देने के लिए मुझे पहले ये बताएं, ये जो आईडी आ रही है, नेक्स्ट.js आईडी निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है? आईडी नहीं, सॉरी, आईडी की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकाल रहा है? यूआरएल से। हमारे जो यूआरएल्स हैं उसमें से ये आईडी निकाल रहा है। तो हमारा जो भी यूआरएल होगा वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है, नंबर में यूआरएल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी यूआरएल में से चीज़ हमारे पास आ रही है वो स्ट्रिंग में ही आ रही है। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बट आएगी हमेशा वो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो नंबर में यूआरएल से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आती जी। यहाँ से सवाल दो, वापस आते हैं कोड की तरफ जी। सवाल क्या हुआ, हाँ पूछे। नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमूमन, बट मैं बता रहा हूँ अगर आपको करना ही है, आप चाह रहे हो भाई मुझे नंबर में ही चाहिए, आपको शायद करना हो आईडी में 5 को प्लस करना हो, तो स्ट्रिंग में तो प्लस नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना होगा, आईडी को नंबर के फंक्शन से कन्वर्ट करना होगा। तो ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, बट हमें मोस्टली नहीं ज़रूरत पड़ती, हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए। पैरम्स का कोड किधर है, आप सिंपली सर्च करो डायनेमिक राउट्स इन नेक्स्ट.js। हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है डायनेमिक राउट्स की नेक्स्ट.js के अंदर, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है कि फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। मैंने भी ये चीज़ बताई है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आईडी रख सकते हो, स्लग रख सकते हो, और जो है कुछ भी नाम रख सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल बताई है। एग्जाम्पल के अंदर देखो इन्होंने क्या यूज़ किया है, स्लग यूज़ किया। हमने क्या यूज़ किया है, हमने आईडी यूज़ किया। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने डेटा टाइप थोड़ी सी चेंज करी है, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करी है नेक्स्ट.js 15 के हिसाब से। 15 की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी चेंज है। तो 15 के अंदर ये कह रहे हैं, ये जो अवेट वाली चीज़ थी ना, इन्होंने डिफरेंट तरीके से किया, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कैसे किया है, मैंने जो है पैरम्स को पहले ऐसे लिखा, उससे पहले अवेट लगाया, अब पैरम्स के अंदर से जो भी आईडी थी वो मैंने डी स्ट्रक्चर कर दी। ऐसे भी कर सकते हो, और जो इन्होंने तरीका बताया है ये वाला, ऐसे भी कर सकते हो। बस सेलेक्ट की जगह पे आपके पास आ जाएगा आईडी।
पैरम्स को चेंज नहीं कर सकते। ये जो पैरम्स है ना, ये नेक्स्ट ईयर्स आपको दे रहा है। पैरम्स का नाम जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते जो हमें मिल रहा है। हाँ, हमें मिल जाए फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट आएगा, आप चेंज करने का फ़ायदा भी नहीं है, आएगा आपके पास पैरम्स के नाम से। ठीक है जी। सर अभी हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना, तो नंबर से सर्च कर रहे हैं और हमारे पास 1000 बुकें हैं। नहीं 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 नहीं, देखें आप यहाँ पे कह रहे हैं ना, गूगल पे जब मैं यूआरएल पे डालता हूँ, यहाँ पे यहाँ मैंने 5 लिखा है ना, ये नंबर वाला 5 नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला 5 है। तो इसकी जगह बुक नेम लिख सकते हैं। बुक नेम लिख सकता हूँ, लेकिन बुक के नाम में मसला ये है कि स्पेसेस आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा कि बुक के नाम को कन्वर्ट करो ऐसे नाम में जो कि स्पेसेस ना हो उसके अंदर, स्पेसेस की जगह पे डैश लगेगा। कर सकते हो फिर? जैसे अगर 1000 बुक्स हैं, किसी को नंबर नहीं पता कि कौन से नंबर हाँ, पे है, तो अमूमन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है, बट वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कोड हमारा बढ़ जाएगा। तो मेन चीज़ है हमारा डायनामिक राउट समझना। अब एक पूरा फ्लो हमारे पास बन गया। डायनामिक राउट्स हमने सीखा, इम्प्लीमेंट करना आसान है, बस इसको समझने में थोड़ी हमें तकलीफ हुई कि पैरम्स क्या चीज़ है जो कि नेक्स्ट दे रहा होता है। पैरम्स के अंदर हमारे पास आईडी आ रही और उस आईडी को हमने प्रिंट करा दिया। अब मेन काम जी, पैरम्स के अलावा एक और है सर्च पैरम्स, लेकिन सर्च पैरम्स को अभी नहीं डिस्कस करें। सर्च पैरम्स क्या होता है फिर उसकी अलग डिस्कशन है, लेकिन मेनली हम पैरम्स यूज करेंगे। अच्छा, अब दो तरह के पेजेस हो गए जी। ये यूआरएल में जो 5 है वो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, ये वाला नंबर है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये वाला 5 भी स्ट्रिंग वाला 5। इसको आप किसी के साथ ऐड करोगे ना तो ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी, एडिशन नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारा एक पूरा फ्लो होना चाहिए। हमारी एक वेबसाइट है जो कि बुक्स सेल कर रही है, तो कोई हमारी वेबसाइट के अंदर आए, यहाँ पे हमारे पास 6 बुक्स हो रही हैं। अब मैं चाह रहा हूँ, अब यूआई अच्छा नहीं है, यूआई आप लोग मुझसे अच्छा बना लें तो यूआई इम्प्रूव कर लेगा, हमने लॉजिक सीखा। मैं चाह रहा हूँ कि जब जो भी मैं बुक पे क्लिक करूँ उस बुक का पेज खुल जाए। द रशियन पे क्लिक करूँ तो द रशियन वाला पेज खुल जाए। जस्ट एज आई एम जो है इस पे क्लिक करूँ तो इसका पेज खुल जाए। तो कैसे करेंगे, लिंक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ। लिंक लगाने के लिए हमें पता है कि भाई कौन सा टैग यूज होता है, लिंक का टैग यूज होता है, लिंक का टैग यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखो, गौर से देखो, सवाल आ रहा है। हमने एक चीज लगाई हुई है की मैंने लगाई हुई है H2 पे, तो H2 पे ही लगानी चाहिए या कहीं और लगेगी? इसका पेरेंट डिव, जो भी आपके पास सबसे पेरेंट होगा उस पे की लगेगी। तो हम की को शिफ्ट कर देते हैं लिंक के साथ। एरर आ रहा है, href नहीं पास किया है क्योंकि हमें पता है भाई लिंक के साथ तो href देना पड़ेगा। href के अंदर URL में हम क्या देंगे, /book क्या दें, /book /id स्लैश book आईडी दे दो डायरेक्ट, नो सर नहीं तो book स्लैश बुक्स स्लैश आईडी। तो आईडी कैसे लिखूं, ऐसे लिखेंगे book.id। तो ये हमारे पास URL हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई जो पहली वाली बुक होगी ना उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास URL क्या होगा, /बुक की जो भी आईडी है, पहली वाली बुक की आईडी 1 है तो शायद वो खुल जाए, तो बुक की जो भी आईडी होगी वो वाला पेज खुलेगा। ये /बुक्स क्यों लगाया, ऐप
के अंदर। क्योंकि हमारा जो URL है वो ऐसे ही है, लोकल होस्ट 3000 हम नहीं लिखते अपने URL में। जब भी हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है ये नहीं लिखते, उसके आगे जितनी भी चीज़ें वो पूरी लिखनी पड़ती है। तो /books हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे URL में है। उसके बाद बुक्स के बाद बुक की ID सेव करते हैं, देखते हैं कि अगर मैं बुक्स पे क्लिक करता हूँ तो क्या वो बुक का पेज खुलेगा या नहीं। तो द रशियन वाली बुक पे पहले हम क्लिक करते हैं, खुल गया। इसी तरह से मैं बैक जाता हूँ, जस्ट एज आई एम की ID क्या थी 2 होगी, दूसरे नंबर वाली बुक है तो इसकी ID 2 ही है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका पेज खुल गया। वापस जाते हैं, तीसरी बुक पे क्लिक करते हैं, तीसरी वाली बुक का पेज खुल गया। तो इस तरह से जिस बुक को मैं क्लिक कर रहा हूँ उस बुक का पेज खुल रहा है और उसकी ID शो है। रैंडमली खोल के दिखाएं। अच्छा, क्या खोल के दिखाऊं? जैसे सर हाँ, कोड देख लियो, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ यूज़ करी है, टेम्पलेट लिटरल्स। यहाँ डबल कोट्स लगाओगे तो ये तो स्ट्रिंग बन जाएगा पूरा। टेम्पलेट लिटरल्स टाइप स्क्रिप्ट का टॉपिक यहाँ पे की /books /बुक की ID। तो हर बुक के साथ उस बुक की ID लग जाएगी। सर रैंडमली अगर हम खोलेंगे तो वैसे ही आएगा। रैंडमली थोड़ी बोल रहे हैं अच्छा हम, क्या कर रहे हैं देखो, हमारे पास लूप चलता है, ऐसे ही मैप जो है ना वो लूप चलाता है। सर अगर हम चाहें तो रैंडमली हम क्यों चाहेंगे, तो ख़राब हो जाएगा ना हमारा कोड। मैं यहाँ पे पहली वाली बुक पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास 5वीं वाली बुक खुल रही है, ख़राब हो गया। तो रैंडमली हम नहीं करते, हम यहाँ पे जिस बुक पे क्लिक करें उस बुक का ही पेज खुलना चाहिए। सर कोड ये लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा कोड है, मैंने कोडिंग तो बहुत कम करी है, सारी समझने वाली चीज़। सर अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई सवाल? सिंपल हमने लिंक दी। हम रैंडमली नहीं खोल सकते। सर ये डायनामिक हो गया स्टेट। क्या? ऑथर का नेम भी शो, बुक का नेम शो हो जाए। अभी तो सिर्फ ID शो हो रही है, तो अगला स्टेप। बुक का टाइटल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो काम है ये इस क्लास वाला है, इससे पहले जितना भी काम किया वो पिछली क्लास में कर चुके थे। डेटा फेचिंग, डेटा फेच किया और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी, डायनेमिक राउट्स और डायनेमिक राउट्स के अंदर पैराउंड्स। सवाल? ये तो एक ही बुक का डेटा आ रहा है ना, अगर सेकंड बुक का डेटा चाहिए तो फिर एकदम का आ रहा है। तो जिन लोगों ने ये होमवर्क करके लाए थे चेंज हो रही है, उनके लिए तो भाई ये बहुत आसान टॉपिक है करनी पड़ेगी। जी। समझा नहीं यार। इसको बंद कर दो। ओपन किया मैंने। ये हमारे पास मैप का फंक्शन, तो उसके लिए हमने पढ़ा था डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट्स वाला मैं पेज खोलता हूँ और उसको भी देख लेते हैं एक नज़र फिर से, कि डायनेमिक राउट बनाने के लिए फ़र्ज़ ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट पे फोल्डर का नाम होना चाहिए, वो हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी, पैराम्स, कि हमारे पास जो भी हमारे पास URL में डायनेमिक चीज़ है ना वो पैराम्स के अंदर वो दे रहा है। नेक्स्ट ईयर हमें उस डेटा के अंदर से, पैराम्स के अंदर से सिर्फ एक चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट की ID। जब हमारे पास ID आ गई, हमने उस ID को
प्रिंट करा। तो कोड देखें, बहुत छोटा सा कोड है। पैरम्स की डेटा टाइप ये लिखी हुई, जिसके अंदर हम बता रहे हैं भाई एक पैरम्स होगा, उसके अंदर आईडी होगा, बस। सर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। जिनको पानी पीना है तो वो तो जाके पीकर आ जाते हैं, बट जो है हमने क्लास के टॉपिक्स कंटिन्यू रखने हैं। अभी मेन चीज़ रह गई है इसमें, क्या चीज़? हाँ, 2 मिनट आप लोग जो है ये कर सकते हैं, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट में सो जाएगा बंदा। 2 मिनट आप लोग ये करें। तो जो अभी मैं रिवाइज करा रहा था वो इसलिए करा रहा था कि जिन लोगों को आ गया वो रेस्ट कर लेंगे तब तक। तो अभी आप क्या कर रही थी? मेरी बातें सुन रही थी या रेस्ट कर रही थी? कोई नहीं, आप कंधे पे उनके सर रख के आप लोगों को पता है हैकाथॉन के, और वो कब हुआ था? अभी पिछला वाला वेडनेसडे को हुआ था। हो सकता है अगला भी हो, वेडनेसडे को ही हो, लेकिन वो टाइमिंग जो है वो कंफर्म कर दी जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप का जो आपका मेन चैनल है उसमें बता देता है भाई कल वेडनेसडे को क्लास है, तो उसमें यह है कि कोई भी आ सकता है। उसमें हम लोग हैकाथॉन के हवाले से वही फिग्मा का डिज़ाइन लेके वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऑनलाइन रखनी है ऑन साइट रखनी है वो तो सर अमीन को मैंने डिसीजन दे दिया, वो अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप जैसे भी हो वही चीज़ होगी। अच्छा ठीक है, मैम पूछा नहीं है ऑन साइट रखना चाहिए ऑनलाइन रखना चाहिए, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। क्या चीज़? अच्छा, हमने क्या करना है, हमारे पास आईडी आ गई है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी आईडी आ गई है। हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट का डेटा भी दिखाना है। अभी मेरे पास डेटा आ रहा है कहीं, डेटा से मुराद यहाँ पे हमने जहाँ पे बुक की आईडी तो शो हो रही है क्योंकि वो हमने यूआरएल से निकाल ली है पैरम्स के थ्रू, लेकिन हमने आईडी थोड़ी शो करानी, हमने नेम शो कराना है। तो नेम कहाँ से लाए? नेम तो आ ही नहीं रहा पैरम के अंदर, डेटा फेच करेंगे, पैरम के अंदर तो सिर्फ आईडी आएगी, एपीआई से डेटा। लेकिन इस आईडी को यूज करते हुए हम बुक का डेटा फेच कर सकते हैं फिर से। तो उसके लिए हमें कौन सी एपीआई यूज करनी होगी? ये वाली एपीआई क्या कर रही है, सारी बुक्स को लाके दे रही है। हमें सारी तो नहीं चाहिए, हमें तो वो बुक चाहिए जिसको हमने खोला है। अगर मैंने 5 वाली बुक को खोला है तो 5 वाली बुक का डेटा चाहिए। तो उसके लिए ये वाली एपीआई सूटेबल है या थोड़ा और नीचे हम एक्सप्लोर करें? ये एपीआई क्या कह रही है? गेट अ सिंगल बुक, मतलब ये एपीआई हमारे पास हेल्प करेगी किसी एक बुक का डेटा फैच करने में। तो इसी एपीआई को हम यूज करते हुए क्या करेंगे, उस बुक की आईडी से डेटा फैच कर लेंगे उस बुक का। देखते हैं कैसे। यहां पर मैं आता हूं, अच्छा आईडी तो हमारे पास आ गई है। अब हमने फैच का फंक्शन यूज करते हुए फैच का फंक्शन यूज किया। फैच के अंदर हमने एपीआई का यूआरएल डाला। यूआरएल के अंदर हमें पता है सबसे पहले हमारे पास बेस यूआरएल हम डालते हैं, ये रहा बेस यूआरएल, कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके आगे हमने एंड पॉइंट्स बताना होता है, तो हम कौन सा एंड पॉइंट यूज करेंगे, ये वाला एंड पॉइंट यूज करेंगे। तो हमारे पास जो भी यूआरएल है उसके आगे स्लैश लगा के, एक दफा स्लैश लगाएंगे, बुक्स और बुक्स आईडी,
ये जो बुक आईडी है ये एज अ प्लेस होल्डर इन्होंने दी हुई है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, नंबर से। हमारी जो भी पैरम में से आईडी आ रही है उससे। तो हम ये वाली एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ उस बुक का डेटा मंगवा रहे हैं जिसका पेज हमने खोला है। क्या कर लूं, डॉट देन से, अरे अवेट से आसान है ना, उससे भी कर सकते हो, अपने पास कर लो, लेकिन इसको समझने में हमें आसानी होगी और जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाएगा। देन कर सकते हैं हम, उससे भी कर सकते हैं, बट उसको जो है ना हमारा कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा, जो भी हमारे पास डेटा है वो आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, जेसन की फॉर्म में आएगा। जेसन की फॉर्म में आने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, और जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको कंसोल डॉट लॉग फिलहाल प्रिंट करा देते। तो 3 स्टेप करें, पैरम्स में से आईडी निकाली और एक एपीआई रिक्वेस्ट करी जिसके अंदर हमने आईडी पास कर दी। तो अब जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो सिर्फ उस स्पेसिफिक बुक का आएगा जिसकी हमने आईडी पास कर दी, और फिर डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में और डेटा को प्रिंट करा दिया। देखते हैं क्या आता है, चला के देखते हैं। लोकल होस्ट 3000 किसी एक बुक के अंदर मैं जाता हूँ, ये पहली वाली बुक में ही चलता है। तो हमारे पास आईडी 1 आ रही है, देखें स्टाइलिंग भी मैंने कर ली, बैकग्राउंड रेड, फेवरेट। अच्छा, डेटा जो हमारे पास कहाँ पे शो होगा, कंसोल पे, क्योंकि हमने प्रिंट करा है कंसोल में। तो डेटा देखने के लिए मैं खोलूंगा अपना टर्मिनल, और टर्मिनल के सबसे नीचे आते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी बुक का डेटा आ रहा है, जिस बुक की आईडी 1 है, और आईडी के साथ उसका नेम, उसके ऑथर का नेम, उसका ISBN नंबर, टाइप, उसकी प्राइस, सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं, सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। एरे की फॉर्म में आ रही हैं या सिर्फ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रही है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्यों आ रही है, क्योंकि सिर्फ एक बुक है और हमें चाहिए भी एक ही बुक। तो हमारे पास डेटा आ गया है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, एक ही बुक का डेटा है, और इस बार ज़्यादा डेटा आया क्योंकि हमने सिर्फ एक बुक का डेटा मंगवाया। तो फिलहाल मुझे इस डेटा में से क्या चीज़ चाहिए, डॉट नेम, नेम चाहिए बस। आईडी तो हमारे पास पहले ही लिखी हुई है जो कि हमारे पास पैरम से आ रही है, उसको रहने देता है। यहाँ पे आके मैं H2 लगाता हूँ और लिखता हूँ डेटा डॉट नेम, सही है। और यहाँ पे जो है मैं नेम ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो, सही है। कोई एरर तो नहीं आ रहा, गलती है कोई, अच्छा टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रही, तो मतलब हमने कुछ तो सही लिखा है। देखते हैं, नेम की हेडिंग आ गई बट जो असल नाम है वो नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास नेम का n जो है वो स्मॉल में आ रहा था। अब ये टाइप स्क्रिप्ट को नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने इस डेटा की टाइप नहीं बनाई। टाइप बना दोगे टाइप स्क्रिप्ट को भी पता चल जाएगा, तो फिर आपको इस तरह के एरर करने नहीं देगा। ये इतनी छोटी सी गलती थी बट जो है मुझे मिलती नहीं कभी, क्या गलती है। तो इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि टाइप्स बना लो एक दफ़ा, आसानी हो जाएगी, गलतियाँ कम हो जाएंगी। जितना टाइम आपका गलतियाँ सॉल्व करने में जाएगा उससे बहुत कम टाइम आपका टाइप बनाने में होगा। तो टाइप बना लो, पहले इसको तो देख लें चल रहा है नहीं चल रहा। डेटा डॉट नेम मैंने लिखा, यहाँ पे
नेम आ गया। अच्छा, अगर मैं कोई और बुक खोलूं तो आईडी हमारे पास क्योंकि 2 है तो दूसरी बुक का हमने डेटा फेच किया और उसका नेम प्रिंट करा दिया। अगर मैं तीसरी वाली बुक खोलूं तो तीसरी वाली बुक का इसने डेटा फेच किया और तीसरी वाली बुक का नेम प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से आपके डायनेमिक पेजेस बनते हैं। यूआरएल के अंदर सिर्फ आपको आईडी मिलती है, आईडी को यूज करते हुए बाकी सारा डेटा फेच करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ऐसा डेटा फेच किया, डेटा आ गया, तो डेटा को आप यहाँ पे ऑथर को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ऑथर, यहाँ हम ऑथर को भी प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि ऑथर भी हमारे पास आ रहा था, हमने देखा था कंसोल के अंदर। तो ये देखें, उस बुक का ऑथर भी प्रिंट हो रहा है। जी, अब पूछें सवाल। ऑब्जेक्ट के अलावा सिर्फ किसका बना सकते हैं? नेम का बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेम का क्यों? जब बना ही रहे हो तो सबका बना लो। फिर उससे नुकसान ये होगा कि नेम के अलावा कुछ और एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर कल को अगर आपसे बोले ऑथर भी प्रिंट कराओ, तो फिर आप वापस इंटरफेस में जाओगे, पहले ऑथर लिखोगे, फिर वापस यहाँ पर आओगे। तो एक दफ़ा सही डेटा टाइप लिख लो। डेटा टाइप जनरेट कराना तो बहुत आसान है, चैट जीपीटी से बोलो कि ये मेरे पास डेटा है, कंसोल पे प्रिंट करा हुआ है ना, इस डेटा को कॉपी किया, चैट जीपीटी से बोला इसका इंटरफेस बना दो, बना देगा। हम खुद बना तो बहुत आसान सी चीज़ है, हम मैनुअली भी बना सकते हैं। जी, ये कस्टम बुक्स ऐड कर सकते हैं? कस्टम बुक्स अभी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो एपीआईज मिली है ना, उसमें बुक ऐड करने वाली एपीआई इन्होंने दी नहीं है। वरना अगर मैं ये लोग दे देते तो आप लोग इतनी बुक्स ऐड करते, पता नहीं कौन कौन सी, तो एक ही क्लास के अंदर 200-300 बुक्स हो जाती उनके पास। अभी कोई और कर रहा था तो वो भी बुक्स ऐड करने लगे, तो वो वाली एपीआई इन्होंने दी नहीं है। जी, आगे चल के हम अपनी बुक्स डालना भी सीखेंगे सैनिटी के साथ। जी, एन क्या? हाँ, ये यहाँ पे मैंने एक जानबूझ के गलती ये करी थी, डेटा डॉट नेम लिखा था। अच्छा, यहाँ पे हमने ना डेटा टाइप कोई लिखी नहीं है। अमूमन हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे हमने इसकी कोई डेटा टाइप लिखी नहीं है। ये मैंने जानबूझ के छोड़ी ताकि मैं दिखा सकूं डेटा टाइप ना लिखने का नुकसान। तो ना लिखने का ये नुकसान है कि डेटा डॉट नेम जब मैंने प्रिंट किया तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक मैंने जानबूझ के करी है, नेम का एन कैपिटल लिख लिया। टाइप स्क्रिप्ट ने यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया, जबकि हमारा जो नेम है हमें पता है, जब हमने प्रिंट कराया था तो जो नेम आ रहा है ना, स्मॉल एन से नेम लिखा हुआ है, तो इसी नाम से हमने एक्सेस करना था। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप डेटा टाइप नहीं बनाते तो आप ऐसे छोटे छोटे एरर में फंसे रहोगे और ये आपकी हेल्प भी नहीं करेगा। अब मैं डेटा टाइप बना लेता हूँ। डेटा टाइप बनाने के लिए क्या करता हूँ, जो भी डेटा आ रहा था ना मेरे पास, जो मैंने प्रिंट कराया था, उसको एक दफ़ा टर्मिनली बंद हो गया, कोई बात नहीं, एक दफ़ा मैं कॉपी करता हूँ, इसको चला भी देते हैं npm dev। एक दफ़ा मैंने कॉपी किया और इसकी डेटा टाइप बना लेता हूँ, इंटरफेस आई बुक, और जो भी डेटा था वो इसके अंदर पहले मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मैं डेटा टाइप बता रहा हूँ तो इसके अंदर हम इस तरह से तो नहीं लिखते, हम लिखते हैं टाइप्स। नाम जो है वो स्ट्रिंग में आएगा,
ऑथर का नाम भी स्ट्रिंग में आएगा, टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी। तो ये टाइप लिख लेते हैं आप एक दफ़ा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बुलियन, इससे फ़ायदा ये होता है। अच्छा पहले डेटा टाइप असाइन कर देता हूँ, आई बुक। अब अच्छा यहाँ एरर तो नहीं लगेगा पहले की तरह? नहीं लगेगा, क्योंकि डेटा हमारे पास एरे में नहीं आ रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए एरे नहीं लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि डेटा टाइप लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि अगर मैं गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, कैपिटल एन लिख दिया यहाँ पे गलती से, तो टाइप स्क्रिप्ट मुझे बता देगा भैया कैपिटल एन नहीं है, यहाँ पे आपने इन सारी चीज़ों में से कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो वो ही कर सकते हो। नेम है यहाँ पे लेकिन स्मॉल में लिख रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है डेटा टाइप लिखने का, आपकी गलतियाँ वो बता देगा और आपको इंटेलिजेंस भी दे देगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। उसमें एरर आएगा, उसमें वो बोलेगा यार ये नेम तो आपने कुछ ऐसी चीज़ लिख दी जो मेरे पास है ही नहीं, तो एरर देगा। ये तो टेक्स्ट है सिंपल, ये हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये रहा। तो ये तो सिंपल HTML का टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है, डायनेमिक चीज़ है ये। तो इस तरह से हमारा पूरा कोड, मेन चीज़ थी डेटा फैचिंग, डेटा फैच करने के बाद उसकी डेटा टाइप। तो कोड आप देखो बहुत छोटा सा है, बस समझने वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सैनिटी। ये कोड मैं खुला रखा है, तो कोड अभी हम नहीं करेंगे, हम पहले ये समझेंगे कि सैनिटी क्या है। पहले आप देख लो कोड में किसी का कोई सवाल। डेटा टाइप लिखी है, ये आईडी निकाली है, आईडी कहाँ से निकाली है आप बताओ, टोपी वाले भाई जी, आप ही हैं टोपी वाले जी। आईडी कहाँ से आई है? ऊपर से। कहाँ से? डायनेमिक राउट से आई है, लेकिन कहाँ से? यहाँ पे आप कोड देखो कहाँ से आ रहे हैं, URL में से, URL में से नेक्स्ट.js से निकाली और पैरम्स के अंदर डाल के हमें दे दी, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट करी थी, जब मैं आपसे सवाल कर रहा था तो पीछे से भी एक जवाब दे रहे थे हाथ रख के, तो उनको भी जवाबात आते हैं तो उनसे भी हम पूछेंगे। अच्छा दूसरा सवाल, यहाँ पे जब हम API, पहले तो ये सवाल है कि ये API रिक्वेस्ट भेज क्यों रहे हैं जी। आप सेकेंड लाइन में ग्रीन कलर का आपका स्टाफ है, लाइट ग्रीन जी। API रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है? किसका डेटा फैच करने के लिए? बुक्स का या सिर्फ एक बुक का? एक बुक का। अच्छा जोहेब, इस बुक के डेटा फैच करते हुए यहाँ पे मैंने आईडी क्यों पास करी है? थोड़ा जोर से बोलो, वैसे तो सिंगल बुक है इसलिए आईडी पास करी, हमें किससे बोले यहाँ आईडी पास करनी ही है? नहीं करूँ तो API की जो डॉक्यूमेंटेशन है इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने आईडी पास करनी है अगर हमने सिंगल बुक लेनी, ठीक हो गया। अच्छा जी जी, कंप्यूटर वाली साइड से जी, आप जो इसी के पास बैठे हुए हैं, ठंड में
कोने में, सबसे कोने में पीछे ब्लू कलर का आपने जो है ना वो पहना हुआ है, ब्लू कलर की शलवार कमीज। जी, हैंड रेस करें। हाँ, आपसे बात करें, घड़ी भी है आपके हाथ में। अच्छा, सवाल ये है कि ये क्यों लिखा है मैंने, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये, इंटरफेस बनाया है। ये जो आई बुक लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है और ये क्या चीज़ है? जो उनसे पूछा है, रुक जा। डेटा टाइप है, और ये डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि हम कोई गलती ना करें, उसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और ये हमने बनाया या ये बनी बनाई थी? बनी बनाई थी, बनाया। बराबर वाले ने बोला बनी बनाई, तो उनसे पूछे बनी बनाई थी, तो बनाई है? ये बनाई है हमने, ये रही ऊपर। ठीक है, बनाई है। अच्छा, यहाँ से बड़े जवाब आ रहे हैं। तो सवाल ही खत्म हो गया। अब ये थोड़ी पूछूंगा डेटा डॉट नेम क्यों प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग में लिखा था खुद को गेट। अच्छा, ये भाई कोड मैंने ऊपर कर लिया, जो कह रहे थे ऊपर कर लें, जब तक मैं जो है सैनिटी के भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर वाला हमारे पास जूम आउट कर देता थोड़ा सा, और ये रहा भाई। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा? डायनेमिक राउट्स। और क्या पढ़ा? तो डायनेमिक राउट्स के अंदर ही आ गया ना। तो ये नहीं बोलना कि आज बहुत कुछ पढ़ा है, सिर्फ डायनेमिक राउट पढ़ा है। क्या बहुत कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डायनेमिक राउट्स पढ़े। डेटा फैचिंग तो पिछली क्लास में पढ़ी थी, पैरम्स उसी के अंदर का टॉपिक है। ठीक है, तो हमने बहुत स्लो पेस पे चलना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी। ऐसा सही है सर। और ऊपर तो भाई छत आ गई। अच्छा, अब जो है मैं नीचे कर देता हूँ। कौन सा वाला पैरम? कैपिटल लेटर वाला पैरम हमने डेटा टाइप बनाई है, हमारे जो भी पैरम्स है। डेटा टाइप हमने क्यों बनाई है? ताकि हमें आसानी हो कि यहाँ पे जो है ना, अब ये बता भी रहा है हमें, ये देखो इंटेलिजेंस में ये बता रहा है हमें कि हमारे पास आईडी आ रही है। ये देखो, कुछ और चीज़ डिस्ट्रक्चर कराने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी, तो इसलिए टाइप बताइए। एनी रख दोगे टाइप तो ये एरर नहीं देगा। अच्छा, और नीचे करते हैं, ये डेटा फैचिंग का कोड है। डॉलर हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने टेम्पलेट लिटरल्स यूज करे। कॉनकैटिनेशन पढ़ी थी ना क्वार्टर 1 में, उसके अंदर हमने बैक टिक्स लगाना सीखा था। नहीं नहीं, ये जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा जो है ये HTML के बाहर है, HTML के ऊपर लिखा है। HTML तो नीचे से स्टार्ट हो रही है, वो जो करली ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, वो HTML के अंदर के लिए। ये केमिस्ट्री, हम HTML के बाहर अभी काम कर रहे हैं, रिटर्न से पहले। ये केमिस्ट्री तो वहाँ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ही हम में लिखते हैं, टाइप स्क्रिप्ट। कॉन्केटिनेशन कोटेशन डबल कोटेशन में वो आई भी हो जाओ। ये रहा, ये ऊपर का कोड है बस। पुश कर दूंगा। अच्छा, एक कंप्लेन आप लोगों की है, बहुत ही ख़राब कंप्लेन है। आप हफ्ते में यहाँ पे कितने टाइम के लिए आते हो? 3 घंटे। 3 घंटे में। तो 3 घंटे में जब आपको यहाँ से एंट्रेंस मिलती है, इसका मतलब ये है कि आप जो है यहाँ से बाहर पे घूमने निकल जाएं, तस्वीरें खींचने निकल जाएं। 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर आके क्लास लें। अगर आप बाहर जाकर जो है बातें करने लग जाएं, या तस्वीरों वाली चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, मतलब बाहर ऐसा क्या है जहाँ तस्वीरें ले सकें? तो तस्वीरें लेना मना है सबके लिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। दूसरा, वहाँ खड़े होकर गप्पे लगाना, भाई
यहाँ पे जो है गवर्नर हाउस के अंदर रेड जोन है ये, तो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, आप ऐसे नहीं घूम सकते। हमें जितना एरिया हमें मिला है तो उसको यूटिलाइज करेंगे तो ठीक है। अगर आप ऐसे ही बाहर जाते रहेंगे ना तो आप देख रहे हैं बाहर एक गेट था वो भी बंद कर दिया। क्यों बंद किया? इन्हीं वजूहत की वजह से। वहाँ पे जाने का एक रास्ता होता था लेकिन जो है वो बंद कर दिया गया इसी वजह से कि जो है आप लोग बाहर जाके जो है भूल जाते हैं कि भाई अंदर क्लास लेने आया। तो ये जो 3 घंटे है इस दौरान आप लोग भाई बाहर नहीं जाया करो। अगर ये चीज़ ज़्यादा एडमिन मना करेगा तो आपका कार्ड भी ले सकता है, और आपका कार्ड लेने का ये मतलब है कि फिर आप आ नहीं सकते हो, आपका पोर्टल से नाम निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ से बाहर जाने है तो सिर्फ पानी पीने, पानी पीकर वापस आओ। जो भी बातें हो ना, बातें जब जोर से आ रही हो उसको जमा कर लो। जैसे ही यहाँ से निकलो बाहर बैठियो, बाहर जो है होटल है बहुत सारे, वहाँ जाके बैठियो, वहाँ करो आराम से। यहाँ इन 30 घंटे के दौरान यहाँ नहीं करो यार, 3 घंटे सिर्फ। जी आप किसकी डेटा टाइप यहाँ पे ये वाली ना, करंट, अच्छा ये करंट स्टॉक जो है ना वो नंबर में ही आ रहा है इसलिए नंबर दिए गए। अच्छा आपका ये क्या सवाल हो सकता है, ये डबल सिंगल कोट में क्यों लिखा है, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें आ रहा है बीच में हाइफन। हाइफन जब होता है ना तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नंबर कैसे आ रहा है भाई, मैंने यहाँ डेटा के अंदर देखा ना, डेटा के अंदर हमने देखा था, ये देखें स्टॉक जो है ना वो नंबर्स में आ रहा है कि कितने प्रोडक्ट्स बाकी हैं, कितनी बुक्स बाकी हैं, क्वांटिटी कितनी बाकी है हमारे स्टॉक में, कितनी है। अच्छा सैनिटी, सैनिटी क्या चीज़ है? हेडलेस सीएमएस। हेडलेस सीएमएस क्या चीज़ है? फर्ज करें आपके पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट बोलता है मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है और उस वेबसाइट के अंदर कंपनी की डिटेल्स होंगी, कंपनी का नाम होगा, कंपनी का अबाउट सेक्शन होगा, कंपनी का टेस्टिमोनियल का सेक्शन होगा, ये वेबसाइट। अब आपने वो वेबसाइट बना दी नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करते हुए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला तब आएगा जब क्लाइंट बोलेगा कि भाई मुझे जो है अपनी जो कंपनी है उसका टेस्टिमोनियल के अंदर एक और टेस्टिमोनियल को ऐड करना है। वो तो नहीं कर सकता, उसको तो नेक्स्ट.जेएस नहीं आती, तो वो फिर आपको कांटेक्ट करेगा, आपको बोलेगा यार ये वाला टेस्टिमोनियल भी डाल दो, फिर आप वो टेस्टिमोनियल भी डालोगे। फिर उसके बाद कल को उसको ख्याल आया यार मुझे गैलरी वाली इमेजेस डालनी है, अपने ऑफिस की इमेजेस डालनी है, तो फिर वो आपके पास आएगा, आपसे बोलेगा यार ये इमेजेस डाल दो, फिर आप डालोगे। तो ये एक जो है ड्रॉबैक आ गया, जिसका नुकसान ये है कि क्लाइंट को हर चेंजेस के लिए आपसे कांटेक्ट करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को, ये अच्छा है तो आपका अब उसके पैसे थोड़ी देगा, वो आपसे बोलेगा टेस्टिमोनियल का ये वाली रिव्यू ऐड कर दो, आप उससे क्या ही चार्ज कर दोगे, आपके लिए तो 2 मिनट का काम है। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है जैसे ही वो मैसेज करे आप फ़ौरन ही अपडेट कर दो, आप हो सकता है बिजी हो, आप 1 घंटे बात करो, आप 2 घंटे बात करो, और क्लाइंट 2 साल बाद उसे ख्याल आया कि भाई 2 साल बाद मुझे अब कंपनी का नाम चेंज कर देना चाहिए, फिर आपसे कांटेक्ट करेगा, मतलब 2 साल बाद भी आपको पीछे नहीं छोड़ा, उसे छोटे छोटे काम के लिए तंग करेगा आपको। तो हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा क्लाइंट भी इस चीज़ पे इरिटेट होगा, बोलेगा यार ये क्या है, इससे अच्छा तो मैं विक्स पे बना लेता, वो विक्स का ऐड आता है ना, 2 मिनट में वेबसाइट बन जाती है, परफॉर्मेंस नहीं होगी लेकिन चेंज आराम से कर लेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का एक कॉन्सेप्ट है हेडलेस सीएमएस। हेडलेस का मतलब तो पता है, कोई है यहाँ पे हेडलेस? नहीं,
नहीं, ये सारे हेड वाले हैं। अच्छा, CMS क्या है? कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट क्या होता है? आपकी वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है, पिक्चर्स हो गई, टेक्स्ट हो गया और इमेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें आपके पास कंटेंट है वेबसाइट। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके कंटेंट को मैनेज करने में हेल्प करे, इसको हम कहते हैं CMS। CMS की एग्जांपल, सिर्फ CMS की, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS है जो कि आपको वेबसाइट भी बना के देता है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप कंटेंट को मैनेज भी कर सकते हो, कंटेंट को चेंज कर सकते हो। शॉपिफाई, उसके अलावा विक्स, अभी मैंने नाम लिया था, उसके अलावा हबस्पॉट, ये सारे CMS हैं। इसमें आप वेबसाइट बना सकते हो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी ना, हमें तो परफॉर्मेंस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो अब इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, हेडलेस CMS। हेडलेस का मतलब ये है कि CMS का हेड नहीं होगा। CMS का हेड क्या है? फ्रंट एंड, मतलब CMS के सारे फीचर्स होंगे लेकिन आपका जो CMS है वो वेबसाइट नहीं बना रहा होगा, वेबसाइट आप बना रहे होगे Next.js के अंदर। तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो Next.js के अंदर होगा और जितना भी वेबसाइट का कंटेंट है, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, सारा कंटेंट हमारे पास होगा एक दूसरी जगह जिसको हम कह रहे हैं हेडलेस CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं कोई कंटेंट, कोई इमेज यहाँ हेडलेस CMS में से चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमारा हेडलेस CMS और हमारी वेबसाइट एक दूसरे से लिंक्ड है। अच्छा, लिंक करने के लिए क्या चीज़ यूज होगी? लिंक करने के लिए यूज होगी APIs। APIs कौन बना के देगा? जो भी हमारे पास हेडलेस CMS होंगे, बहुत सारे, हम एक यूज करेंगे। एक सीख लिया, आप सारे कर सकते हैं। हम जो यूज करेंगे उस हेडलेस CMS का नाम है सैनिटी। मतलब ये कि आपकी वेबसाइट का तमाम कंटेंट सैनिटी के अंदर होगा और आपकी वेबसाइट का सारा डिजाइन फ्रंट एंड Next.js के अंदर होगा। तो यूजर जो भी आएगा वो इजीली आके आपकी परफॉर्मेंस वाली वेबसाइट जो है वो Next.js वाली वेबसाइट देखेगा। क्लाइंट जो है उसे अगर कल को कोई चेंज करना है तो वो सैनिटी से कर सकता है, सैनिटी जो कि हेडलेस CMS है। इसको अगर मैं दिखाऊं तो एक मैंने वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है, क्या नाम था ये, इसका जो कंटेंट आ रहा है इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें, ये सर्विसेज वाला सेक्शन है, उसके अलावा अच्छा ये बनी हुई है Next.js के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे जो है मैं सर्विसेज वाले सेक्शन में जाऊँगा तो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, अब कल को हम सोचते हैं कि भाई एक और सर्विस ऐड करनी है, तो एक और सर्विस ऐड करने के लिए डेवलपर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हेडलेस CMS जो कि सैनिटी है इस केस में भी, उसके थ्रू कोई भी बंदा नई सर्विस ऐड कर सकता है। अच्छा, हेडलेस CMS जो कि हमारे पास सैनिटी है वो दिखता किस तरह का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ स्टूडियो। सैनिटी की ये ख़ास बात है कि आप सैनिटी को Next.js के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। मतलब सैनिटी का अपना डैशबोर्ड है, वो आपने नहीं बनाना, वो बना बना है। आपने क्या करना है, आप देखो मैंने URL में चेंज नहीं किया, मैं URL पे जाके लिखा अपनी वेबसाइट का URL gmax.vercel.app, उसके आगे /studio लगाया ना। अब ये मेरा बेसिकली डैशबोर्ड खोल रहा है, बट उसके लिए ज़ाहिर है मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन कर लेते हैं, वरना तो हर कोई एक्सेस कर लेता ना।
तो लॉगिन वाली चीज़ भी इन्होंने खुद ही इम्प्लीमेंट करी हुई है, हमें इसके लिए कोई कोड नहीं लिखना। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल गया। मज़े की बात, इसका यूआई मैंने नहीं बनाया, सैनिटी ने बनाया दिया, और ये मेरी वेबसाइट में एम्बेड हुआ है, मतलब वेबसाइट का ही हिस्सा है, अलग मैंने कोई डैशबोर्ड नहीं खोला है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही है? सर्विसेज, ब्लॉग, पेज, केस स्टडीज। अगर मुझे कल को कोई नई सर्विस ऐड करनी है तो मैं जाऊंगा सर्विसेज में। यहाँ पे कितनी सर्विस है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 ही शो हो रही थी यहाँ पे। यस सर। कहाँ गया ये रहा, नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास 6 ही सर्विस शो हो रही है, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 सर्विसेज के डायनामिक पेजेस बने हुए हैं। देखो यूआरएल क्या है? services/web development। इसी तरह से मैं बोलता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग वाला services/ग्राफिक डिजाइन। तो ये डायनेमिक पेजेस भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। अच्छा, स्टूडेंट लीडर्स जो भी हैं उन्होंने अपने सीनियर स्टूडेंट जो सिलेक्ट करे हैं, सीनियर स्टूडेंट्स को यहाँ फैकल्टी डेस्क में भेज दें। सीनियर स्टूडेंट को भेजना है, लीड स्टूडेंट, लीड स्टूडेंट्स को भेजना है, बाकी वो लीड स्टूडेंट अपने सीनियर स्टूडेंट को बता देंगे। अच्छा, दूसरी अनाउंसमेंट ये है, लीडर स्टूडेंट जो है ना वो एरर सॉल्व करने के लिए डिस्कॉर्ड में अवेलेबल है, लेकिन डिस्कॉर्ड में कोई सवाल ही नहीं पूछता, सारे पूछते हैं व्हाट्सएप पे। ऐसा ही है। व्हाट्सएप पे बोलते हैं 15 मिनट का सेशन होना चाहिए एरर हैंडलिंग का, जिसमें हम लोगों के एरर सॉल्व करें, और उस 15 मिनट में कितने लोगों के एरर सॉल्व होंगे आपको क्या लगता है? 10-12। 2, बस। तो पूरी क्लास के 15 मिनट ज़ाया करने के बाद हम 2 लोगों के एरर सॉल्व कर पाए, तो वो सेशन का तो फ़ायदा नहीं है, और 15 मिनट तो लगेंगे भी नहीं, आधा घंटा भी 1 घंटा निकल जाएगा हमारे पास, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इस तरह के सेशन नहीं हो सकते। स्टूडेंट लीडर्स डिस्कॉर्ड में अवेलेबल है, हमने मना किया है व्हाट्सएप पे आप नहीं होंगे अवेलेबल, आप डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल हो। और डिस्कॉर्ड पे अगर कोई सवाल पूछता है सीधे लीडर स्टूडेंट जवाब देंगे। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके लिए कोड खोलना पड़ेगा या जो है टाइम लगेगा, तो आप स्टूडेंट लीडर से क्लास में मिल लो, क्लास के शुरू में मिल लो, क्लास के एंड में मिल लो, वो जल्दी से भाई बता देंगे आपको, जो भी होगा देख के कर लेगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप डिस्कॉर्ड के अंदर शेयर करोगे आपस में, यहाँ दोस्ती करके कर लो तो अलग बात है, लेकिन वैसे आप लिंक नहीं शेयर कर सकते। ग्रुप लीडर्स का बना हुआ है, ग्रुप लीडर्स का अपना बना हुआ है, मतलब जिसमें सिर्फ ग्रुप लीडर्स ही हैं। नहीं, उस तरह का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होंगे, सिर्फ डिस्कॉर्ड मेन चैनल है बस, ठीक है। इस तरह से जो है ना बहुत सारे ग्रुप ऑफिशियल नहीं करना चाह रहे ना, इस तरह से किसी भी ग्रुप में कोई अनाउंसमेंट होगी सबको लगेगा ऑफिशियल है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल होगा और बहुत सारी चीज़ें अलाउ भी नहीं है। अच्छा, सैनिटी पे हम आ जाते हैं। सैनिटी के अंदर हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ मैं कोई सर्विस ऐड करता हूँ तो वही सर्विस का पूरा ये पेज भी बना देगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर्स में मैंने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे सैनिटी को लिंक कर रहा है, मेरे नेक्स्ट ईयर्स और सैनिटी लिंक हो रही है किसके साथ? सैनिटी के साथ, एक दूसरे के साथ एपीआईज के थ्रू। सैनिटी आपको एपीआईज बना के देता है, सैनिटी आपको एपीआईज बना के देता है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास अगली क्लास में जब आए तो एक चीज़ इंस्टॉल हुई भी होनी चाहिए, वो है सैनिटी। इंस्टॉल करने के लिए आप बहुत आसान से स्टेप्स हैं, मैं अपनी रेपो में ही आता हूँ जो कि हमारी पेनावर्स वाली रेपो है। इसके अंदर हमारे पास हेडलेस CMS वाला स्टेप कौन सा है? ये रहा स्टेप 09।
09 के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, कौन सा हेडलेस CMS हम यूज़ करेंगे? सैनिटी पे चलते हैं। स्टेप 00 के अंदर बिल्कुल सैनिटी को कैसे सेटअप करते हैं बेसिक तरीके से बताया। इसको आप खोलोगे तो इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट बनाने का तरीका, मेरा पहले प्रोजेक्ट बनेगा नेक्स्ट.js का, ये स्टेप लिखा हुआ है। उसके बाद सैनिटी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी ये कमांड आपने चला देनी है। बस इस कमांड में एक छोटी सी चेंज ये करना, क्या चेंज करोगे? ये जो प्रोजेक्ट का नाम है ये अपने हिसाब से रख देना, कुछ भी ये भी रख दो तो मसला ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट का नाम है, बाकी कमांड एज इट इज यही रहेगी। अच्छा, स्टूडेंट लीडर जो हैं अनाउंसमेंट सुन लें। स्टूडेंट लीडर्स फैकल्टी डेस्क पे आ जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा जी, तो हमारे पास अगला स्टेप ये हो गया। उसके आगे जब आप इंस्टॉलेशन करते हो ना तो ये 5-6 आपसे सवालात करता है। उन सारे सवाल के जवाब भी मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि पहला सवाल ये करेगा, उसका जवाब आपने क्या देना है? यस देना। जैसे नेक्स्ट यस सवाल करता है ना वैसे सैनिटी भी करता है। इसमें भी आपने यस यस, स्टूडियो के अंदर भी यस, सबके अंदर आपने यस यस करने के बाद, सब सारे जवाब देने के बाद आपका सैनिटी थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास कॉन्फ़िगर हो जाएगा। टाइप्स भी बना के दे देता है, बहुत अच्छा हेडलेस CMS है। उसके बाद आपको पता है प्रोजेक्ट चलाने के लिए कौन सी कमांड होती है? npm run tab। तो ये वाले स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे सैनिटी को चलाओगे। इसी के साथ अगला जो स्टेप होगा आप लोगों का कि सैनिटी में जैसे मैंने सर्विसेज ऐड करी हुई, आप लोग बुक्स ऐड करोगे। बहुत सारे लोग पूछोगे अपनी बुक्स ऐड करनी है, अपनी बुक्स ऐड करनी है, सैनिटी से कर सकते हो और बुक्स के अंदर इमेजेस भी डाल सकते हो। तो वो सारे काम कैसे करते हैं वो अगला स्टेप हमारे पास आता है 01, जिसके अंदर अगेन बेसिक तरीके से बताया गया है स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या काम करने हैं। तो यहाँ तो फिलहाल हम पेट्स का बना रहे हैं जिसके अंदर आप सैनिटी के अंदर पेट्स डाल सकते हैं, बहुत सारे पेट्स डाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपके पास यहाँ पे स्टेप 01 के अंदर करनी है। तो ये आप लोगों का टास्क है, अगली क्लास में आप लोगों ने ये करके आना है। अच्छा, एक कंपटीशन है क्लास एंड करने से पहले। वो कंपटीशन ये है कि हमारे पास अच्छा, स्टूडेंट लीडर हमारे पास अभी जो है मसरूफ़ है, वरना जो है हम इनसे ही करवाते हैं। चले कोई बात नहीं। हर दफ़ा जब आप सैनिटी को खोलना होगा ना तो आप URL में डालेंगे localhost 3000/studio। स्टूडियो वाली चीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं हम लिखें localhost 3000/dashboard, वो भी कर सकते हैं। वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं चेंज। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो हमने आज की क्लास के अंदर सैनिटी को डिस्कस किया जिसके अंदर होपफुली आप लोगों का कोई सवाल नहीं होगा। सैनिटी को अगली क्लास में आपने कॉन्फ़िगर करके आना है। अच्छा सर अली, मेरे पास जब ये स्टूडेंट लीडर फ्री हो जाए तो मुझे बताएगा। ठीक है, मुझे बताएगा। इनको ना हम जगहें असाइन कर दें ना ताकि जो है ये उस जगह पे ही अपनी जगह बनाए। जब तक हमारे पास 5 मिनट के अंदर जो है स्टूडेंट लीडर्स फ्री हो जाएंगे, हम क्या करते हैं अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर सैनिटी की जो कमांड थी जो अभी मैंने
गो थ्रू किया वो चला लेते हैं और npm रन डेव करेंगे। बाकी सैनिटी का जो स्कीमा वगैरह बनता है, स्कीमा क्या होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये वाली कमांड चलानी होती है, ऐसे ही है। अच्छा, ये वाली कमांड चलाने के बाद हमें एक कमांड चलानी है। अभी हमारा प्रोजेक्ट तो बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट अगली कमांड पे आते हैं। इस कमांड को मैं क्या करूँगा, कॉपी, अपने टर्मिनल पे आऊँगा, पेस्ट। क्या चीज़ चेंज करनी है, प्रोजेक्ट का नाम सैनिटी, क्या रखते हैं, GIAIC 1 लेक्चर 12, एंटर। बस ये कुछ सवालात पूछेगा, उसके जवाब दूंगा, बस इंस्टॉलेशन होगी और आपकी सैनिटी हो गई। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए स्टेबल, इसलिए कहा घर से इसकी इंस्टॉलेशन करके आनी होगी। लाइब्रेरी है सर, लाइब्रेरी है बिल्कुल, क्योंकि हम चाह रहे हैं सैनिटी जो हमारे पास चले ना, वो हमारे नेक्स्ट ईयर के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। वरना क्या होता है, कुछ हेडलेस CMS आपके पास होते हैं, हेडलेस CMS अलग जगह पे होता है, सैनिटी अलग, नेक्स्ट ईयर एप्लीकेशन अलग जगह पे होता है। जिस तरह सर हम अपने हर प्रोजेक्ट में अलग अलग लाइब्रेरी, हर प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग सैनिटी आप लगा सकते हैं, हर प्रोजेक्ट का अपना सैनिटी है। सर इसको यूज कैसे करेंगे? APIs के थ्रू लिंक करेंगे। सैनिटी अपनी APIs बना के देता है, वो हम अगली क्लास में भी देखेंगे। अच्छा, ये सवाल करने लगा है, अरे हो जाओ, इसको मैं हाथ के हाथ गिटअप पे भी डाल देता हूँ, ताकि जो है ना फिर आप लोग, क्योंकि आज तो मैं घर जाते ही जो है ना, सो जाऊंगा। घर में जाता हूँ यहाँ से 3 बजे के करीब, तो घर जाते ही सोना होता है भाई। धन्यवाद। अच्छा, ये बन गया। पहले ये बोल रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर अ सैनिटी प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट फोल्डर? यस, इसको बाय कर दिया। प्लीज़ रीड द कंपैटिबल। अच्छा, नेक्स्ट ईयर 15 में कुछ इश्यूज आएंगे, बट वो देख लेंगे। टाइप स्क्रिप्ट हमने करनी है, जाहिर सी बात है, उसको भी यस कर देते हैं। ये सवाल इसको नो नहीं करना, वरना आपका सैनिटी और मेरा सैनिटी डिफरेंट है। क्या हम सैनिटी स्टूडियो को अपने नेक्स्ट ईयर्स की एप्लीकेशन में एम्बेड करना चाह रहे हैं, यस, या हम चाह रहे हैं सैनिटी अलग हो, नेक्स्ट ईयर से अलग हो? हम चाह रहे हैं एम्बेड हो, दोनों भाई की तरह साथ हो। अगला सवाल, वो कह रहा है आपका जो स्टूडियो है वो स्लैश स्टूडियो पे खुलना चाहिए या स्लैश डैशबोर्ड पे खुलना चाहिए, कहाँ खुलना चाहिए? तो हम स्लैश स्टूडियो पे ही कर देते हैं, ये प्रैक्टिस है। इसको डायरेक्ट एंटर कर दिया। बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाना है या एक बना बनाया प्रोजेक्ट आपने यूज करना है, बना बनाया, वो समझ नहीं आएगा। तो शुरू से जब आप बनाओगे ना तो समझ आएगा। तो हम कहेंगे क्लीन प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके अंदर कोई बनी बनाई चीज़ नहीं होगी, बस एक खाली डैशबोर्ड होगा। उसके बाद वुड यू लाइक टू ऐड प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी? यस, इसको भी यस कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी और सैनिटी हमारे पास कॉन्फ़िगर हो जाए। हो जाएगा। फिर आगे आप स्कीमा से रिलेटेड काम कर सकते हैं। बाद प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। भाई इंजीनियर कम प्लम्बर ज़्यादा लगता है। असल में अच्छा बंदा है, शानदार। अच्छा, स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो बनने के बड़े फ़ायदे होते हैं, और कुछ लोग यहाँ क्लास के अंदर ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भाई हम क्लास में अच्छे बने रहें, लेकिन सामने नहीं आते। सामने ना आने से ये नुकसान होता है कि आपकी फॉलोइंग नहीं बढ़ती, दूसरी चीज़ आपको लोग कोई जानता नहीं। यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो, उबैद हो, उबैद दुबई, उबैद कहीं गया हुआ है, उबैद हो यहाँ पे, उबैद के पास कोई क्लाइंट है। अब ये जो सीनियर लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर, उबैद को पता होगा कि भाई
ये जो लीडर्स हैं इनको काम आता है, तो इनसे काम भी, कोई प्रोजेक्ट भी आउटसोर्स कर सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं। तो आपकी क्लास से ही लोग चाह रहे होते हैं कि टीम्स बने, लेकिन उनको अच्छे डेवलपर नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं। दूसरी चीज़, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, जो कि आपने बढ़ानी है, ख़ास तौर पे लिंक्डइन पे, ताकि लोग आपको फॉलो करें। तो ये वाली चीज़ें सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट लीडर्स के लिए भी है। तो जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी सामने इसी तरह से आ सकते हैं कि वो स्टूडेंट लीडर्स के साथ कनेक्ट करें, स्टूडेंट लीडर्स टीचर्स के साथ कनेक्ट करें, टीचर सरजिया के साथ कनेक्ट करें। तो ये पूरा ट्री चल रहा है। डॉम अच्छा जी, तो आ जाए भाई, स्टूडेंट लीडर्स आ जाए सारे। हमने क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि भाई जितने यहाँ पे पोर्शंस है ना, हर एक पोर्शन में हम एक स्टूडेंट लीडर को वहाँ पे रखेंगे। हो सकता है एक जगह पे दो भी, तो आपको चेहरे याद होने चाहिए कि भाई ये हमारी क्लास में स्टूडेंट लीडर है। तो यहाँ एरियाज, कौन सा एरिया किसका होगा, कौन किस एरिया का गुंडा होगा, तो वो अभी हम बता देते हैं, सर हसीब बता देंगे। और हम टीम के नाम ऐसे ही रखेंगे कि वहाँ ABCDEFGH, तो इस तरह से हम नाम रखेंगे। इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, कोई बड़ा सेक्शन है उसको दो। हाँ, अच्छा, लड़कियों में एक बुरी बात ये है कि लड़कों में तो यहाँ बीच बीच में लाइन है ना, लड़कियों की लाइन ही गायब हो गई है, तो अब पार्टीशन करना मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं सर रिसीव कैसे करते हैं, तो सर रिसीव का टास्क है। सर एक सवाल है, अगर कोई टाइम से लेट आया, कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, जगह तो चेंज हो जाएगी। अच्छा, कोशिश करें कि आप लोग जो है, जो आपका स्टूडेंट लीडर हो ना, एक स्टूडेंट लीडर के साथ जुड़ जाए। अब हो सकता है आपको जगह ना मिले, तो मसले की बात नहीं है, ऐसा थोड़ी स्टूडेंट लीडर आपको छोड़ देगा। कोई मिलना हो, कोई बात करनी हो, तो स्टूडेंट लीडर से कर लेना, आप मिल लेना। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी सेक्शन में बैठे हो। जी नहीं, हम डिसाइड करेंगे आप किसकी टीम में होंगे। सर ये तो गलत है। तो ऐसे तो भाई बहुत घिचपिच हो जाएगी, कैसे करेंगे। अच्छा खैर जी, सर जैसे आपने टीचर सेलेक्ट किया था, अच्छा डिवाइड कैसे करना है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी क्राउड है। तो स्टूडेंट लीडर्स को हम ये कहेंगे कि अपनी जगह जो है उसी एरिया में आप कहीं बनाएं, ताकि जो है आपको आसानी हो। और बीच बीच में आप चक्कर भी लगा सकते हैं अपने एरिया में, कहीं कोई पोस्टर तो नहीं आ गया, कोई दूसरा बंदा तो नहीं आ गया, कोई बात नहीं। स्टूडेंट लीडर को बस आपने फॉलो करना है।